दो मेथड हमने कर लिया था, आज थर्ड मेथड करते हैं। ओके, सो डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपका थर्ड मेथड है फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। कुछ टर्म का मतलब समझिए। डीकार्बोक्सिलेशन, डी मतलब क्या हुआ? डिक्रीज। डिक्रीज क्या होगा? कार्बन। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रोडक्ट साइड डिक्रीज होगा, पहली बात। दूसरी बात, एसिड को आप लोग जानते हो ना, एसिड का सिंबल ये होता है COOH, और ये अगर इसमें हम H भी जोड़ सकते हैं या फिर COOH, और यहाँ पे CH3 जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये दो एसिड हैं। इसका आप IUPAC नेम तो इजीली लिख सकते हो, बट मुझे ये बताओ इसका कॉमन नेम आपको पता है? HCOOH का कॉमन नेम बोलिए, जिनको भी पता है बता सकते हो। फॉर्मिक एसिड, ठीक है, और इसका एसिटिक एसिड। देखो, दो कार्बन वाले में हम एसिटिक वर्ड यूज करते हैं, एक कार्बन में फॉर्मिक यूज करते हैं। जैसे अगर मान लो एल्डिहाइड रहेगा, ये एल्डिहाइड है ना, इसमें H जोड़ा हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे? पढ़िए, फॉर्मल डिहाइड, एल्डिहाइड पढ़ेंगे। ठीक है, और टू कार्बन वाले रहेंगे तो एसिटल डिहाइड। कोई दिक्कत नहीं ना? तो आइए इसके नेम पे समझते हैं इस बात को। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या मतलब हुआ? देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड कौन होता है? COOH, ठीक है, और यहाँ पे अब बताइए, यहाँ पे H+ आयन है प्रेजेंट, तो ये एसिड है, और इसी के जगह हम क्या प्लेस कर सकते हैं? सोडियम। सोडियम क्यों कर सकते हैं? एक मेटल, मेटल कैसा होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो वो कैसा फॉर्मेशन होता है? कैटायन का, यानी कि वहां पे क्या फॉर्म होगा? सोडियम आयन। अब ये सोडियम आयन हाइड्रोजन की जगह ले सकता है ना? ठीक है, तो अब पढ़िए इसका नाम क्या बोलेंगे। तो सुनिए, आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जानते हो, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। अगर ये नहीं होता, ठीक है, तो एसिटिक बोलते थे ना, एसिड तब बोलेंगे जब H+ आयन रहेगा। तो देखिए, हमेशा याद रखिएगा, कोई भी कंपाउंड में मेटल का नाम पहले लिखते हैं। जैसे NaCl है, इसमें नहीं लिखते हैं सोडियम क्लोराइड, पहले मेटल का नाम लिखते हैं। तो कौन है मेटल मेरा? सोडियम। और ये एसिड तो अब नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, तो ये सॉल्ट है, देखो वहां लिखा हुआ सोडियम सॉल्ट, तो इसका नाम हम बोलेंगे एसीटेट। ये इतना पार्ट को क्या बोलते हैं? एसीटेट, क्योंकि एसिटिक एसिड से आया तो एसीटेट। तो इसका नाम क्या पढ़ेंगे? सोडियम एसीटेट। नाम पढ़ना सीखे, ठीक है। कभी आपको ऐसा कोई नाम मिल गया, मान लो, है ना, इसको हम कैल्शियम से भी तो रिप्लेस कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इसका नाम अगर हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? कैल्शियम एसीटेट। ठीक है, नेम में कोई कंफ्यूजन नहीं, तो समझ लीजिए, फिर इसका डिफिनेशन हम लिखवा देंगे। इसका रिएक्शन हम करते हैं सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम होता है मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्विकलाइम, कैल्शियम ऑक्साइड। तो अगर इनके साथ इसका रिएक्शन कराते हैं तो होता क्या है? देखिए, यहां से यहां तक आप ये माइनस प्लस को हटा सकते हो, यहां से देखिए, यहाँ पे क्या बाहर आ जाएगा? Na2CO3, Na2CO3 एज अ बाई प्रोडक्ट। बचा क्या? CH3, और उसमें क्या ऐड होगा? H। तो फाइनल प्रोडक्ट मेरा क्या मिल गया? CH4, जिसको आप क्या कह सकते हो? मीथेन। ठीक है, तो ये अल्केन का प्रिपरेशन हो गया। ठीक है, और यही है मेरा मेजर प्रोडक्ट। अच्छा, मैं बार बार कहता हूँ, इसमें बैलेंस करने की तो जरूरत है नहीं। तो मेजर प्रोडक्ट जब भी प्रिपरेशन हो जाए तो उसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, अगर बाई प्रोडक्ट आपको याद है तो आप लिख दीजिए, और अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि हमेशा आपको रिएक्शन में लिखा रहेगा राइट द मेजर प्रोडक्ट। तो मेजर प्रोडक्ट आपको CH4 लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पे ये पूरा Na2CO3 रिमूव हो गया, तो क्या प्रोडक्ट मिला? मीथेन। ठीक है, अब इसका डिफिनेशन लिखना होगा, तो डिफिनेशन वगैरह रटा मत कीजिए, ये रिएक्शन से आप लिख सकते हो। क्या लिखोगे? व्हेन सोडियम एसीटेट इज रिएक्ट विथ क्विकलाइम, इसको क्या बोलते हैं? इसका मिक्सचर को क्विकलाइम, ये मिक्सचर को आपको क्विकलाइम भी कहते हैं। सो व्हेन सोडियम
एसीटेट इज रिएक्ट विथ क्विक लाइम, है ना, देन इट फॉर्म मीथेन या अल्केन, अल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। डीकार्बोक्सिलेशन कैसे हुआ, इस बात को समझिए। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं इस कंपाउंड में, 2। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं कंपाउंड में, 1, यानी प्रोडक्ट साइड कार्बन एटम घट रहा है, वो कार्बन कहाँ चला जा रहा है, बाई प्रोडक्ट में, ठीक है। तो इस कारण से ये घट रहा है, इसलिए इस वर्ड क्या यूज किया है, डी कार्बोक्सिलेशन। तो जब भी नंबर ऑफ कार्बन एटम घटाना है तो हम कौन सा रिएक्शन यूज करेंगे इसमें, जब भी नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाना है कौन सा रिएक्शन यूज करेंगे, वर्ज रिएक्शन। याद आ रहा है ना, 2 को कंबाइन होता था, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेज इन प्रोडक्ट, यहाँ नंबर ऑफ कार्बन एटम डिक्रीजेज। ये छोटे छोटे बातों का ध्यान रखिएगा, कन्वर्जेंस वगैरह ये क्वेश्चंस बनाने में ये सब बातें याद आएगी। बाकी हम आपको बोले हैं कि समरी में भी हम ये बातें लिखवाते चलेंगे, ठीक है। तो पहले आप इसमें 2 लाइन लिखिए इसका डेफिनेशन, यहाँ पे हेडिंग लेके लिखो, व्हेन सोडियम एसीटेट, अच्छा ये हेडिंग ले लीजिए पहले तो। ये रिएक्शन को बाद में लिखिएगा डिफिनेशन के बाद, यहाँ तक लिखने के बाद बताइएगा मुझे। लिखिए, व्हेन सोडियम एसीटेट इज रिएक्ट विथ, when sodium acetate is react with so, soda lime, sorry, quicklime is react with soda lime, is react with soda lime, is react with soda lime to form methane, to form methane, ठीक है। कोई डाउट नहीं, तो आप ये रिएक्शन लिख लो इसके नीचे। हमेशा याद रखिएगा इस रिएक्शन में हम क्या यूज करते हैं, सोडा लाइम, ओके डन। सो नोट लिख लो एक, इस रिएक्शन में खास बात क्या देख रहे हो, सोडा लाइम यूज किया जाता है एज अ रिएजेंट, और नोट फर्स्ट में लिखोगे नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होता है, डिक्रीज, तो लिख लीजिए नंबर ऑफ कार्बन एटम डिक्रीजेज इन प्रोडक्ट, डिक्रीजेज इन प्रोडक्ट। दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हो, ये जो CaO है जिसको आप क्विकलाइम बोलते हो, इसका यूज करते हैं एज अ वाटर एब्जॉर्बर। आपने सुना होगा ये चूना पानी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करने का काम करता है, तो लिख लो क्विकलाइम, क्विकलाइम CaO is used
मॉइस्चर बोल सकते हो यहाँ पे, मॉइस्चर एब्जॉर्बर। ले सकते हैं बट बेस्ट है कि इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है तो इसको लेते हैं, ठीक है बस। तो देखिए और क्वेश्चन देखते हैं इस पे। अब देखिए ये सोडा लाइम को देख के तो याद आ गया कि भाई क्या करना है, ये देख के समझ में आ गया। सोडा लाइम, सोडा लाइम हमको प्रिपरेशन प्रिपरेशन क्या देगा, इसका प्रिपरेशन देगा अल्केन का। नंबर ऑफ कार्बन आइटम प्रोडक्ट साइड घटेंगे, ठीक है। अब बनाओ क्या बनेगा प्रिपरेशन, प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट का नाम बताइए बस। हाँ जो अल्केन बन रहा है उसका नेम क्या है, इथेन। कोई दिक्कत, यहाँ से हटाइए यहाँ तक और ये बस हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर दीजिए, तो आप देखिएगा यहाँ पे इथेन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अगेन इस रिएक्शन को याद करना बड़ा सिंपल है, जब भी आपको सोडा लाइम मिले तो अल्केन का प्रिपरेशन होगा, नंबर ऑफ कार्बन आइटम डिक्रीज होंगे प्रोडक्ट साइड, क्योंकि यहाँ देखो 3 कार्बन का सॉल्ट है लेकिन कितने कार्बन बने, 2 कार्बन का अल्केन बन रहा है, एक तो Na2CO3 बाहर हो जाएगा। तो अगेन बोल रहा हूँ इन सबको लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आएंगे, देखिए कैसा क्वेश्चन आया, सुनिए क्वेश्चन और बताइए आंसर। विच अल्केन इज प्रोड्यूस, अल्केन बन रहा है व्हेन सोडियम सॉल्ट ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड इज हीटेड विथ सोडा लाइम, है ना। कौन सा एसिड दिया जी, सोडियम सॉल्ट ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड समझ गए ना, ब्यूटेन का मतलब कितने कार्बन, 4, और एसिड तो है लेकिन कौन सा एसिड, सोडियम सॉल्ट, ये है ब्यूटेनोइक एसिड। इसका रिएक्शन कराया गया सोडा लाइम के साथ, ऐसे दे देगा, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, और ऑप्शन दिए इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है। समझ गए, इसके यहाँ पे रिएक्शन में आपको क्या मिलेगा, यहाँ से ये हट जाएगा तो इस कारण से यहाँ पे आपको प्रोपेन मिलेगा। जब आप NaOH यहाँ रखिएगा आपको पता चल जाएगा, तो आपको प्रोपेन देगा। बोलिए कोई डाउट नहीं ना। तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछेंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, बट इतना याद रखिए सोडा लाइम जब भी मिलेगा, क्योंकि यही सब नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछूंगा कि डीकार्बोक्सिलेशन में रिएजेंट क्या यूज करते हैं, तो आप बताइएगा सोडा लाइम। इसमें मेन बात क्या है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम डिक्रीज होते हैं, ओरिजिनल रिएक्शन में उल्टा था, नंबर ऑफ कार्बन आइटम इंक्रीज करते हैं। तो हम देखेंगे कन्वर्जन में जब हमको रिएक्शन कार्बन घटाने हैं तो इस रिएक्शन को याद करेंगे, और अगर रिएक्शन प्रोडक्ट में क्या करना है, कार्बन आइटम बढ़ाने हैं, तो हम ओरिजिनल रिएक्शन को याद करेंगे, ठीक है। तो ये सब हम बातें बाद में भी आपको यूज करेंगे। चलिए फोर्थ लिखते हैं और लास्ट एक और है, क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन का मतलब समझते हो, रिडक्शन तो आप जानते ही होंगे क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के टर्म में आप जानते होंगे ना, कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या उसकी जगह कौन ऐड होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये तो आपको पता ही है, तो ये हेडिंग दीजिए। तो पहले समझ लीजिए फिर हम 2 लाइन इसका डेफिनेशन लिख लेंगे।
इस फंक्शनल ग्रुप को पहचानते हो आप लोग? कौन सा है? ये एल्डिहाइड है और ये फंक्शनल ग्रुप कीटोन है। देखिए इस तरह से रहेगा तो कीटोन। देखिए कीटोन में खास बात क्या है, दो देखिए कार्बन बॉन्डेड विथ डबल बॉन्डेड विथ ऑक्सीजन, इसमें भी कार्बन बॉन्डेड डबल बॉन्डेड विथ ऑक्सीजन, बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कीटोन के केस में बोथ साइड कार्बन एटम होंगे, बट इसमें क्या है, एक साइड आपका हाइड्रोजन है और यही कहलाता है एल्डिहाइड। ये मेरा एल्डिहाइड है और ये मेरा कीटोन है। तो खैर ये तो पहचानना आप जानते हो। इसमें होता क्या है, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है जी? एडिशन। किसका करना है एडिशन? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, कुछ रिएजेंट्स लेंगे जिसकी मदद से एडिशन संभव हो पाएगा, लेकिन मेन तो है कि हाइड्रोजन हमें ऐड करना है दोनों में। ठीक है, अब हाइड्रोजन जब हम ऐड करेंगे तो रिमूव क्या होगा? तो देखिए हाइड्रोजन किसकी जगह लेगा? रिडक्शन करना है तो भाई क्या रिमूव करेगा? ऑक्सीजन को रिमूव करेगा। ऑक्सीजन को हटाएगा और उसकी जगह जाके ले लेगा। अगर ये ऑक्सीजन को हटाएगा तो क्या बनेगा बताइए? रिडक्शन का ही ना मतलब होता है, CH3 और फिर ऑक्सीजन के ये दो हाइड्रोजन इसकी जगह ले लेंगे CH3। अल्केन का हो गया प्रिपरेशन। लेकिन इस रिएक्शन को कराने के लिए यहाँ पे हम जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl इन दोनों का मिक्सचर लेते हैं, तब जाके ये रिएक्शन होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया कि बस आपको क्या करना है, रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन ऐड करना है, और हाइड्रोजन ऐड किसकी जगह होगा? किसी को रिमूव करेगा, तो रिमूव किसको करेगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का भी रिमूवल क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो उसकी जगह ये लेंगे और ये अल्केन का प्रिपरेशन हमें दे देगा। मतलब कि इसमें याद रखने वाली बात क्या है, इसी रिएक्शन के सामने ये सब बातें लिखते चलिए कि इसमें याद रखने वाली बात ये है कि इसमें जिंक अमलगम प्रेजेंस ऑफ HCl ये लिया जाता है एज ए रिएजेंट। जब ये रिएजेंट लिया जाएगा तो उस रिएक्शन का क्या नाम होगा? क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। तो वो लिख लो और नीचे इसका डेफिनेशन लिखो, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में भी 2 मार्क्स में आता है। ये साइंटिस्ट के नेम पे है, तो कुछ नेमिंग रिएक्शन होते हैं वो एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछते हैं, एक्सप्लेन द क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो ये सब CBSE बोर्ड में पूछे हुए क्वेश्चन है 2 मार्क्स में। तो आपको मैं जहां पे भी जो क्वेश्चन पूछा जाते हैं 2 मार्क्स 3 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में टिक करता चलूंगा ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। बाकी लास्ट में हम समराइज में भी इसको ऐड करवा देंगे। तो अभी केवल आप ये नाम लिखो, ये लिखो, है ना, और उसके बाद डिफिनेशन लिखो, उसके बाद एग्जांपल्स पे आएंगे। ठीक है, लिखिए रिएक्शन। आप क्या लिखोगे? व्हेन एल्डिहाइड एंड कीटोन, व्हेन एल्डिहाइड और कीटोन react with, when aldehyde or ketone reacts with hydrogen, react with hydrogen in presence of ऐसे लिख लो ये ZnHg/HCl, मतलब इसका मिक्सचर है, वैसे ही लिख लीजिएगा, इन प्रेजेंस ऑफ ZnHg/HCl। ठीक है, टू फॉर्म अल्केन, टू फॉर्म अल्केन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, चूंकि नेमिंग है तो ये लिखिएगा, ये डिफिनेशन में आएगा आपके एग्जाम्स में। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो एग्जाम में जब ये आएगा तो ये डिफिनेशन लिख दीजिएगा, 1 मार्क्स इस पे मिलेंगे और 1 मार्क्स आपको एक एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा। तो एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, फर्स्ट वाला।
अच्छा कभी कभी क्या होता, अच्छा लिख लो ये, कभी कभी क्या होता है केवल जिंक भी देता है, ZnHg नहीं देता है, इसको जिंक अमलगम पड़ता है, कभी कभी जिंक भी देगा तो यही रिएक्शन होगा HCl। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए और इसके लिए बताइए कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। बन गया प्रोडक्ट इसका, क्या बना प्रोडक्ट, प्रोपेन बनेगा। ठीक है, बस आप हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को हटाइए और हाइड्रोजन को ऐड कर दीजिए, तो ये अल्केन बन गया। इस अल्केन का नाम क्या है, प्रोपेन। ठीक है, अच्छा इसका कॉमन नेम पता है, इस कीटोन का, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एसीटोन। कुछ कॉमन नेम ध्यान रखना है, जैसे आज अभी करवाया ना कि एक कार्बन वाले को, है ना, फॉर्मिक कहते हैं, अगर 2 कार्बन है तो एसिटिक कहते हैं, उसी तरह से इसका भी एक कीटोन का नाम होता है एसीटोन। तो देखिए इसी नाम से क्वेश्चन पूछा हुआ आपके एग्जाम में, इसी तरीके से लोग पूछते हैं। सुनिए क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूस विथ जिंक एंड HCl। जिंक एंड HCl देखा तो आपको याद आ गया क्लेमेंसन का है, आपके कॉपी में समय में लिखाएंगे ये, और आपको पता है प्रोडक्ट में क्या बनेगा, किसका प्रिपरेशन है, अल्केन। खैर वो तो आपको समझ में आ गया। तो पूछ रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूस विथ जिंक एंड HCl टू गिव करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। कौन हाइड्रोकार्बन देगा, हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल ही अल्केन है। ठीक है, तो बताइए इथाइल एसीटेट देगा, इथाइल एसीटेट नहीं, एसिटिक एसिड नहीं, एसिटामाइड, एमाइड देगा नहीं, लास्ट ऑप्शन ब्यूट टू ऑन, बताइए ब्यूटोन। मैं लिख देता हूँ आप कंफ्यूज हो, ये मैं पूछ रहा हूँ कि जिंक है और इसके साथ रिडक्शन किया गया, रिडक्शन विथ ZnHg, किस लिए, टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की जगह आप अल्केन भी लिख सकते हो, बात ही की। अब 4 ऑप्शन दिया गया है, बताइए कौन सही है, इथाइल एसीटेट, बी एसिटिक एसिड, सी एसिटामाइड, और लास्ट ब्यूट टू। हाँ जी, क्या समझ में आ रहा है, कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए सबसे पहले तो सबका फॉर्मूला जानते हैं ना, याद है आप लोग को। देखिए जब भी एसिटिक बोलते हैं मतलब 2 कार्बन वाले होते हैं, चलिए हम 2 कार्बन ले लेते हैं। ठीक, इथाइल एसीटेट। तो अब एक बात बताइए, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला जानते हो ना, क्या, CH3COOH। एसीटेट का मतलब क्या हो गया, वही निगेटिव चार्ज वाले, तो निगेटिव चार्ज वाले के लिए तो यहाँ देगा नहीं। एमाइड का मतलब समझते हो, एमाइड किसको कहते हैं, CONH2। फॉर्मूला याद रखिएगा फंक्शनल ग्रुप का, CONH2। एक कार्बन हुआ, एक कार्बन और जोड़ दीजिए तो ये एसीटेट बन गया। ठीक है, तो और ये लास्ट ब्यूटेन टू ऑन, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन का है ना, तो कितने कार्बन लेंगे हम लोग, 4, और सेकंड नंबर पे क्या देंगे, सेकंड नंबर पे कार्बन आएगा, ऑक्सीजन आएगा, कीटोन बन गया। बाकी तो बैलेंस करना है, तो बताइए आंसर। अब भी डाउट है, अच्छा इस रिएक्शन को पढ़िए पहले, क्या बोला था, व्हेन एल्डिहाइड एंड कीटोन, इसमें पहचानिए ना एल्डिहाइड कीटोन कौन है, लास्ट है, तो यही ना ऑप्शन सही होगा। अब देखिए यहाँ पे क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन में एल्डिहाइड एंड कीटोन का ही ना रिडक्शन बोला है,
और किसी का बोला एसिटिक एसिड का, एमाइड का या इथाइल एसीटेट का, इनका बताया है? नहीं, इनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, इनके लिए कुछ और रूल होगा। लेकिन इसके लिए एल्डिहाइड और कीटोन के लिए अगर रिडक्शन हम करते हैं किसकी मदद से, जिंक और HCl, तो हमें क्या प्रोडक्ट देगा, अल्केन। और इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, क्लेमेंसन। तो याद रखिएगा क्लेमेंसन किसके लिए एप्लीकेबल है, इसलिए रिएक्टेंट को ध्यान में रखना है, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो अब इस रिएक्शन को देख के पढ़ के हमको समझ में नहीं आ गया कि ये है तो कौन सा रिएक्शन, क्लेमेंसन। ठीक है, यही इसीलिए कह रहा हूं कि बार बार रिएजेंट से आपको उसका फंक्शन, मतलब उसको वो किस रिएक्शन के लिए काम करता है वो पता रखना पड़ेगा। वो प्रोडक्ट बनाता है, प्रोडक्ट कौन सा बनाता है, अल्केन बनाता है। ठीक है, अब बात आता है कि रिएक्टेंट क्या होता है उसके, इसमें एल्डिहाइड और कीटोन। तो इसमें से कौन सा आंसर टिक करेंगे, कीटोन यहाँ एक ही जगह था, वो ये ऑप्शन सही होगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। इसी क्वेश्चन में मान लो सब देता और डी ऑप्शन कुछ और दे देता, जैसे कि तुम्हारा दे देता प्रोपेनल, तो आप किसको टिक करते हो बताओ। ये नहीं है और ये डी ऑप्शन में है, तो किसको टिक करोगे एबीसीडी में, प्रोपेनॉल, क्योंकि ये किसका नाम है, एल्डिहाइड का ना जी। तो एल्डिहाइड में ही तो क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन पॉसिबल है। ठीक है, तो आप कैसे खोजिएगा, जब भी क्लेमेंसन आएगा आप सोचिएगा, या जब भी जिंक HCl आएगा, मतलब क्लेमेंसन, क्लेमेंसन किसके लिए, किसको रिड्यूस करता है, केवल एल्डिहाइड और कीटोन को। बताया ना, ये सारे स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक मतलब जिसको रिडक्शन करना है उसी को करेगा और किसी को दूसरे को नहीं करेगा, एसिड वगैरह को नहीं करेगा। जैसे ह्यूमन बॉडी में ही है, आप एक एग्जाम्पल ले लो, इंसुलिन। इंसुलिन भी एक एंजाइम है जिसका काम क्या है, शुगर को डाइजेस्ट करना। तो शुगर को ही डाइजेस्ट करेगा, ऐसा नहीं कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने लगा, करता है क्या कभी, नहीं, वो उसको कोई मतलब नहीं है उससे, उसको जिस काम के लिए बोला गया उसी काम से करेंगे। तो इसी तरह से ये जिंक और Hg ये जो है, इनको बताया गया है कि एल्डिहाइड और कीटोन को ही ये रिड्यूस करते हैं, तो इन्हीं को करेगा। तो बाकी ऑप्शन इसलिए गलत है। तो ठीक है, तो एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन बनाइएगा तो सही आंसर मिल जाए, तो बाकी सब गलत क्यों है उसके बारे में भी सोचिएगा। इससे क्या होगा, आपकी एनालिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी और जो मिस्टेक्स होते हैं वो जल्दी नहीं होंगे और एक्यूरेसी अच्छी होगी। ठीक है, चलिए, कोई डाउट इसमें, ठीक है। तो आज एक आध को क्वेश्चन और लिख लीजिए ऐसा। अब जैसे ये दिया मैंने ब्यूटेनल और हाइड्रोजन के साथ इसका रिएक्शन कर रहा हूं, ठीक, और यहाँ पे जिंक और HCl ले रहा हूं, प्रोडक्ट क्या बनेगा बताइए आप। बनाइए आप लोग, प्रोडक्ट क्या बनेगा, लिखिए खुद से, लिख लो कॉपी में, लिखोगे तो नहीं बनाओगे, बस देख रहे हो, उसको देखने से थोड़ा बनता है। हाँ, कॉपी में बनाइए, आपको पता है ब्यूटेन भी बनेगा, सही है जवाब आपका। तो आपका बन गया होगा, इस ऑक्सीजन को हटाना है बस, और उसके जगह किसको लाना है, हाइड्रोजन को, क्योंकि रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और यहाँ पे हमको प्रिपेयर हो गया अल्केन जिसका नाम है ब्यूटेन। ठीक है, अब सुनिए एग्जाम में कितने टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इसी रिएक्शन को देखते हैं। ये पूरा रिएक्शन दे दिया, बोलेगा राइट द नेम ऑफ द रिएक्शन, राइट द नेम ऑफ रिएक्शन, 4 ऑप्शन दे देगा, वुर्ज रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, है ना, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, लास्ट नन ऑफ दिस। किसको टिक करोगे, क्लेमेंसन रिडक्शन। कैसे पहचानोगे, इससे, हाँ, रिएजेंट की मदद से ही पहचानेंगे। अब आपको दूसरे में नहीं मिलेगा जेडनेसिल, जो एक में मिल गया दूसरे में नहीं मिलेगा, दूसरे में दूसरे ही मिलेगा। ठीक है, तो 15-20 नेमिंग रिएक्शन है, 20 के करीब, उनको ध्यान में रखना है। ठीक है, पहला तो ये क्वेश्चन पूछ लिया, ऑब्जेक्टिव देखो किस किस तरीके से पूछ सकता है वो बता रहा हूँ। दूसरा, क्योंकि नेमिंग रिएक्शन है तो एग्जाम में पूछता है, तो इस पे बता रहा हूँ। दूसरा ये पूछेगा, ये रिएक्शन दे दिया, यहाँ क्वेश्चन मार्क दे दिया, बोला नेम ऑफ द रिएजेंट, है ना, रिएजेंट का नाम बताइए, 4 ऑप्शन कुछ दे देगा, जिंक HCl, है ना, जिंक NaOH, या कुछ भी बदल के दे देगा, सोडियम NaOH, है ना, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कुछ भी है इस तरह से। तो आप किसको टिक करोगे, इसको। आया बात समझ में। दूसरा,
तीसरा ये पूछेगा कि यहाँ पे ये रिएक्शन दिए हुए हैं और पूछेगा राइट द नेम ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का नाम क्या होगा बताइए। तो क्या बताएंगे आप लोग? ब्यूटेन। तो आप समझे एक ही क्वेश्चन को दो तीन तरीके से कैसे वो लोग पूछ सकता है। चौथा अभी जो करवाया वो लोग वर्ड्स में पूछ सकते हैं कि 4 ऑप्शन दे देंगे कि आपके पास प्रोपेनल है, ठीक है, आपके पास मिथेनोइक एसिड है, आपके पास ब्यूटेनोइक एसिड है और आपके पास साइनाइड है। तो पूछेगा कि किसको ये अल्केन बनाएगा। तो किसको बनाएगा? एल्डिहाइड और कीटोन को बनाता है, हमको पता है क्लीमेंसन में, यानी कि प्रोपेनल हम टिक करेंगे। तो ये 4 तरीके से सवाल पूछ सकता है एमसीक्यू में 1 मार्क्स का। 1 मार्क्स का क्वेश्चन क्लियर है। और 2 मार्क्स में डायरेक्ट पूछेगा एग्जाम्स में आपके कि एक्सप्लेन द क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। क्लास 12th में भी ये रिएक्शन पढ़ना है, तो नेमिंग वाले सारे रिएक्शन पढ़ना ही है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी टिक कर लो, वहां पे भी हम पढ़ेंगे। जब 12th में जाएंगे तो एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से एक चैप्टर ही है, तो उसमें ये पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो ये है आपका, कोई डाउट नहीं ना? तो यहाँ पे हमने 4 मेथड पढ़े, जल्दी से क्विक समरी कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो एग्जाम्स में अभी ही बन जाएंगे। 4 हम रिएक्शन पढ़े। पहला क्या था जी बताइए? हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पहला क्वेश्चन इसमें यही पूछेगा, अल्केन तो बनेगा ही क्योंकि अल्केन का प्रिपरेशन है। पहला क्वेश्चन यही पूछेगा कि इसमें रिएजेंट कौन सा यूज होता है। तो याद कीजिए इसमें रिएजेंट कौन सा यूज होता है? निकेल पीटी पीडी, ठीक है, पहला। दूसरा क्या था? वर्ज रिएक्शन। अब उसमें भी पूछेगा कि रिएक्शन में रिएजेंट क्या होता है? ड्राई ईथर होता है सोडियम के प्रेजेंस में, ठीक है। अब वर्ज रिएक्शन में भी प्रोडक्ट अल्केन ही देगा, लेकिन मीथेन इससे बन सकता है क्या? नहीं, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, मीथेन इससे नहीं बनता है। दूसरा, प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 मोल रिएक्टेंट लेते हैं। अब बात करेगा वर्ज रिएक्शन में कि रिएक्टेंट 2 मोल लेते हैं, वो रिएक्टेंट का नाम क्या है? आपको बताया था ना रिएक्टेंट का नाम, अल्काइल और कोई हैलाइड ले लेंगे, यानी अल्काइल हैलाइड ही लेंगे और इससे हम आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों अल्केन जुड़ जाएगा, यही है तुम्हारा ईथर के प्रेजेंस में, ये वर्ज रिएक्शन, ठीक है। दूसरा, इसमें और हम बात क्या कर सकते हैं कि इससे जब भी हम बनाते हैं, एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें जब भी बनता है तो कौन सा अल्केन बनता है? सिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल या इससे नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं? हाँ, क्योंकि मिक्सचर ऑफ अल्केन है। मान लो ऐसा क्वेश्चन दे दिया, ऑब्जेक्टिव में ऐसा ही पूछेगा कि वर्ज रिएक्शन से कौन सा अल्केन नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा नहीं बना सकते? मान लिया ब्यूटेन दिया है ना, इथेन दिया, पेंटेन दिया और हेक्सेन दिया, तो आप किसको टिक करोगे? पेंटेन, क्योंकि पेंटेन 5 कार्बन का है, अनसिमेट्रिकल है। तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है वर्ज रिएक्शन से, ठीक है। तीसरा, आज ही पढ़े थे कि क्या पढ़े थे? डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में याद करो, इसमें रिएजेंट क्या लेते हैं? सोडा लाइम। कोई बात नहीं, पहली क्लास है, आपको कल रिवाइज करके आइएगा। सोडा लाइम, सोडा लाइम का फॉर्मूला NaOH, मिक्सचर ऑफ NaOH विथ CO, है ना। CO का काम है वाटर एब्जॉर्बर। खैर ये सब उतना नहीं पूछता है। खैर इसमें क्या है, प्रोडक्ट जो बनेगा वो अल्केन ही बनेगा, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन एटम डिक्रीज होंगे। नाम क्या आगे है ना, डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन एटम डिक्रीज करते हैं। और लास्ट है आपका ये क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, जिसमें कि आपको दिख ही रहा है इसका रिएजेंट, ये ऑब्जेक्टिव में ये सब टिक करो जी। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में ये सब पूछता है, सब मेंशन कीजिए। इन्हीं से तो याद रख के हम रिएक्शन का नाम याद रख सकते हैं और इनकी मदद से ही बता सकते हैं कि प्रोडक्ट क्या बनता है। तो जिंक और HCl जब भी देखा तो कौन सा रिएक्शन? क्लीमेंसन। और ये प्रोडक्ट अल्केन देगा, लेकिन बात आती है कि रिएक्टेंट कौन कौन हो सकता है? एल्डिहाइड और कीटोन। ये सब सवाल पूछे जाएंगे एग्जाम, जैसे आपको दिखाए यहाँ पे सवाल। तो बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये हम यही चीज आपको जो अभी 2 मिनट में बताया, ये आपको समरी में एक जगह लिखवा देंगे, ताकि आपका जो चैप्टर इतने सारे क्लास हो जाते हैं उसको 1-2 पेज में कर लो, ताकि कभी भी रिवीजन कर लो, ठीक है, और तुरंत हो जाएगा। और उसके बाद क्या करते हैं, रिवीजन करके क्वेश्चन ज्यादा बनाते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस बनाने से आपका ये होगा, नॉलेज जो है उसको अप्लाई करना सीखोगे, ठीक है। जैसे हम जानते बहुत कुछ है, लेकिन कर पाते हैं क्या? जैसे कि मॉर्निंग में उठना चाहिए, है ना, मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए, ये सब हम जानते हैं, लेकिन लाइफ में कितना इंप्लीमेंट होता है? इंप्लीमेंट करेंगे तो फायदा होगा।
तो वही चीज है कि ये समरी को हम लिखवा देंगे और उस पे आप उसको 5-10 मिनट में एक चैप्टर का समरी पढ़िए और उस पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कीजिए। प्रीवियस ईयर वाले करते हैं तो बेस्ट है, वही क्वेश्चन करने चाहिए। अगर वो बनने लगे तो मतलब समझो कि मेरा एग्जाम का लेवल तैयार है, अब हम निकाल सकते हैं, इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। वो बन गया 20 साल 25 साल का क्वेश्चन, जेईई मेन का तो 40 साल के क्वेश्चन अवेलेबल है, ठीक है, तो वो बन रहे तो इस साल के भी बनेंगे, ठीक है। तो ये है अल्केन का प्रिपरेशन। इसके बाद मैंने बोला था प्रिपरेशन करने के बाद उसकी हम क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी, फिजिकल और केमिकल। तो स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी से। लिखिए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। अच्छा मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, फिजिकल प्रॉपर्टी में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, 2 ही क्वेश्चन पूछता है, एक तो बॉइलिंग पॉइंट और एक सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी वाटर में सॉल्युबल है कि नहीं, पहला चीज। और बॉइलिंग पॉइंट 2-3 कंपाउंड दे देगा, पूछेगा कि इसमें किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी, तो उस तरह के हम क्वेश्चन देखेंगे। तो लिखिए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन। तो इसमें एक लाइन लिखो नीचे इसमें, फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन, physical property depends on intermolecular force of attraction, depends on intermolecular force of attraction। मतलब उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा उस पे ही उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक छोटा सा बात बताता हूँ, आप पहले भी पढ़े होंगे। देखो सॉलिड में बेसिकली क्या होते हैं, सारे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एकदम टाइटली क्लोजली पैक्ड, कोई जगह नहीं होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। और इसी को थोड़ा दूर दूर कर दिए तो ये मॉलिक्यूल में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम गया, तो वो लिक्विड कहलाता है, ठीक है। ये सॉलिड कहलाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। और एकदम दूर दूर है, ये क्या कहलाते हैं, गैस या वेपर्स, ठीक है। वाटर के केस में आइस कह सकते हो इसको, वाटर, और यहाँ पे वेपर्स, ठीक है, वेपर्स का। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट किसकी ज्यादा होगी, जैसे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए कि नहीं, ठीक है, तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगी, मोर, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट मोर होगी, और लिक्विड की कम, और गैस की तो बिल्कुल कम होगी, ठीक है। सबसे ज्यादा सॉलिड की होगी। तो यही वर्ड को लिखा है कि फिजिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है, उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, ठीक है। जैसे पहला पॉइंट लिखो फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट ऑफ अल्केन। किस स्टेट में अल्केन पाए जाते हैं, तो देखिए शुरुआत के जितने 1 से लेके 4 तक कार्बन है, आप पढ़े हो ना, मीथेन, इथेन, ये सब क्या है, गैस। तो ये सब किस में एग्जिस्ट करते हैं जी, गैस फॉर्म में। नहीं बोलते मीथेन गैस, इथेन गैस, प्रोपेन भी गैस में होता है, ब्यूटेन, एलपीजी गैस में यूज करते हैं, आइसोब्यूटेन का मिक्सचर यूज किया जाता है, तो वो भी क्या है, गैस फॉर्म में। जैसे ही एटमॉस्फेयर में आता है कैसे फॉर्म में आता है, गैस फॉर्म में। लेकिन इसके आगे जाइएगा 5 to 11, यहां तक ये लिक्विड स्टेट में होता है। आपको एक बात बताऊं, जैसे कि पेट्रोल वगैरह जान रहे हो, वो ऑक्टेन से बना होता है। कभी देखना पेट्रोल पंप पे लिखा रहेगा नॉर्मल ऑक्टेन, तो ऑक्टेन में कितने कार्बन होते हैं, 8। तो 8 वाला कैसा होगा, लिक्विड स्टेट में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो शुरू में 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतने के बीच में है। लेकिन जैसे जैसे 8 कार्बन आ गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा कि घटा, बढ़ गया। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो ये पहले गैस था, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा तो किस फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो किस फॉर्म में आ जाएगा, सॉलिड। तो अबव C11, C11 से अबव होगा तो वो एग्जिस्ट किस में करेगा, सॉलिड। ये सब कोई आपसे पूछेगा नहीं, ठीक है, आपके इंफॉर्मेशन के लिए। तो भाई जब C11 से अबव है, ग्रेटर देन से, तो आपका क्या हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में वो एग्जिस्ट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कैंडल के लिए वैक्स वगैरह देखे हो ना, वो क्या होता है, उसमें कार्बन के सब्सटेंस C11 से ज्यादा होते हैं। इवन सॉप वगैरह का आपने सुना होगा, तो उसमें सॉप साबुन जो होता है उसमें 17 कार्बन होते हैं। तो देखो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये कुछ आपके एग्जाम्पल है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आधार पे, ठीक है। तो एक बात बताओ, इसके आधार पे आप बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड कर सकते हो ना, इसकी किसकी ज्यादा होगी बॉइलिंग पॉइंट।
बताइए किसकी ज्यादा होगी? भाई सॉलिड की होगी। सॉलिड में नंबर ऑफ कार्बन एटम मोर है। अगर मोर है, मोर कार्बन की बॉन्डिंग हो रही है तो बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। ठीक है, इसलिए यानी सिंपल भाषा में ये बोल सकते हैं कि इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम नहीं देखते हैं। देखिए जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर बढ़ रहे हैं तो उसका मास क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है ना। तो मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल का जो मास है 11 कार्बन का मास और यहाँ पे 1 कार्बन का मास, किसका ज्यादा होगा? 11 कार्बन का। तो 11 कार्बन वाला सॉलिड है तो उसका मास ज्यादा, तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी मोर। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर है तो उसको तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, यानी बॉइलिंग पॉइंट उसकी क्या होगी? हाई। तो आप सिंपल भाषा में बोल सकते हो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। बस आपको मास देखना है और बॉइलिंग पॉइंट बता देना है किसकी हाई होगी। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट में। तो ये आप राइट डाउन कर लो। आप चाहो तो यहाँ पे नोट में समझने के लिए लिख सकते हो कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम एक्चुअली इंक्रीज कर रहा है तो हो क्या रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज कर रहा है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट उसको भी बढ़ेगी। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया, ब्यूटेन और ऑक्टेन, पूछा किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी। फार्मूला भी आप लिख सकते हो, ऐसे भी दे सकता है C4H10 और यहाँ पे C8H18। बताइए किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी? हाँ, आप सीधा देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम कहाँ ज्यादा है, उसका मास ज्यादा होगा, इसके कंपेयर में ज्यादा है तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट मोर होगी। कोई डाउट? ये सब सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें आप बॉइलिंग पॉइंट आसानी से बता सकते हो किसकी ज्यादा होगी। जैसे मीथेन इथेन में पूछेगा तो बता सकते हो ना, दोनों गैस है लेकिन कौन ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट? इथेन का, क्योंकि उसकी मास ज्यादा होगी, उसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम ज्यादा है। ठीक है, तो इतने सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में कम ही उम्मीद कर सकते हो, ये सब नहीं आते हैं। लेकिन ये इसमें क्वेश्चन देखो कैसा आता है। क्वेश्चन आएगा इफ मास इज सेम, इफ मास इज सेम। मान लो अल्केन का मास सेम है, और मास सेम कब होता है याद है? आइसोमर्स पढ़े हो ना, आइसोमर्स है ना, आइसोमर ऑफ अल्केन, आइसोमर पढ़े होगे तो आइसो का वर्ड का मतलब होता है सेम, और मन में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो जब भी कंपाउंड्स का सेम फॉर्मूला होगा, अगर फॉर्मूला सेम है तो मास क्या होगा? सेम। जैसे फॉर एग्जांपल C15 और H12 है। ठीक है, तो आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो ना। देखो कितना स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर पा रहे हो, देखो तो ट्राई करके। कितने आइसोमर्स बनेंगे, आपने बनाए होंगे।
बन गया आपका पीछे, बन गया, 3 बनेंगे, तीनों बना लिए। तो इसके 3 आइसोमर बनेंगे, देखिए कैसे कैसा। एक क्या कीजिए, आप एकदम लीनियर स्ट्रक्चर बनाइए। हम 5 कार्बन है तो 5 कार्बन का चेन तो बना ही सकते हैं, और हाइड्रोजन आपको लगाने आता ही है, आप हाइड्रोजन लगा लीजिए। बोलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते हैं, देखिए 5 कार्बन है, लेकिन इसको 5 से हम ज्यादा तो नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज कर सकते हैं, क्या, कार्बन का चेन को छोटा कर सकते हैं। तो हमने छोटा कर दिया, 4 का कर दिया जी, और एक को ब्रांच में रख दिया। फिर एक को कहाँ रखोगे, ब्रांच में। तो कहीं पे भी एक ब्रांच में, यहाँ भी रख सकते थे, साइड में ब्रांच नहीं होगा जी, है ना, साइड में तो काउंट हो जाएगा। तो अब आप कैसे भी काउंट करोगे इस केस में, देखो 1 2 3 4 ही कार्बन होंगे, एक तो ब्रांच में चला गया। यहाँ 1 2 3 4 5 है, ठीक है, तो ये है, तो एक तो ब्रांच में चला गया। अब आगे आइए, लास्ट। अब हम क्या करते हैं, हम 4 से 3 ही कार्बन का चेन बनाते हैं और छोटा करते हैं, और फिर 2 हम कार्बन ब्रांच में रख देते हैं और उसमें हाइड्रोजन लगा देते हैं। आप सबका फॉर्मूला चेक कीजिए, C5H12 आ रहा है, इसमें भी C5 5 कार्बन तो दिख ही रहे हैं, और हाइड्रोजन भी कितने आ रहे हैं, 12 आ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें कोई पूछ दिया कि बताइए जी इन सब में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, तो बहुत आसान तरीका है बॉइलिंग पॉइंट करने का। हमने एक रूल लिख लो बस, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, बट यहाँ मास से आंसर नहीं आएगा क्योंकि सबका मास सेम होगा, क्योंकि सब कौन है, C5H12, मास वही आएगा। लेकिन एक और चीज लिखिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, ब्रांच के बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट घटता है। तो ये है तुम्हारा मेन कंक्लूजन, और इस पे आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, तो वो बात लिख लो, वो वही चीज है इंपॉर्टेंट। अब बताइए इसमें आंसर, सबसे ज्यादा किसका होगा, फर्स्ट का। फर्स्ट का सबसे ज्यादा, कोई ब्रांच नहीं है, सेकंड का उसके बाद, और थर्ड का सबसे कम, क्योंकि ब्रांचिंग क्या है, सबसे ज्यादा, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है कि ब्रांचिंग बढ़ने से ना सरफेस एरिया बढ़ रहा है, घट रहा है, सरफेस एरिया डिक्रीज ना, सरफेस एरिया डिक्रीज। अब सरफेस एरिया घट गया, कम है, और एक का सरफेस एरिया ज्यादा है, तो किसको बॉयल करने में ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, ज्यादा सरफेस एरिया को। कम सरफेस एरिया वाले को हम जल्दी गर्म कर सकते हैं, इसीलिए इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में पूछा भी है, वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन डिक्रीजेज विथ ब्रांचिंग। तो आप इसको लिख सकते हो, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है विथ ब्रांचिंग, ब्रांचिंग के बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट क्यों घटता है, तो आप लिखना कि बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन ब्रांचिंग बिकॉज व्हेन इंक्रीजेज ब्रांचिंग सरफेस एरिया ऑफ अल्केन विल बी डिक्रीजेज। तो एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या हो गया, कम हो गया, तो उस केस में क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये 2 लाइन वहां पे आंसर में लिखिएगा, 2 मार्क्स का, इस तरह से आपके 11th क्लास में एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। बताइए कोई दिक्कत यहाँ पे। तो एक क्वेश्चन तो ये ऐसे सीधा सीधा आइसोमर्स दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे, क्योंकि तीनों का फॉर्मूला सेम है, आपने फॉर्मूला देखा सबसे C5H12। लेकिन कुछ क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड करना होगा तो कैसे पूछेगा, देखो जब लीनियर चेन होता है तो उसको आप क्या कहते हो, आप इसको सीधा काउंट करो, पेंटेन बोल सकते हो, 5 कार्बन है, नहीं 5 कार्बन है, और हम इसको पेंटेन बोल सकते हैं, और नॉर्मल पेंटेन भी बोल देते हैं। नॉर्मल का मतलब है जैसे नॉर्मल चेन बन रहता है, कोई ब्रांचिंग नहीं है। लेकिन एक कार्बन जब ब्रांच में आ जाते हैं तो देखो, एक तो आईयूपीसी नेम होता है 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूटेन, वो नाम नहीं, वो नाम हो सकता है एग्जाम में ना दे, वो तो आईयूपीसी नेम है। इसका कॉमन नेम पेंटेन में क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, एक ब्रांच होता है तो एक वर्ड यूज करते हैं आइसो, याद आ रहा है आप लोग को, जब एक कार्बन जब ब्रांच में हो यानी मिथाइल ब्रांच में हो तो क्या वर्ड यूज करते हैं, आइसो। तो और 2 ब्रांच में हो तो नियो, बिल्कुल सही जवाब है नियोपेंटेन, इसका नाम क्या होगा, नियोपेंटेन। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल सकता है, आप थोड़ा सा याद रखने के लिए लिख सकते हो, व्हेन
1 मिथाइल इज इन ब्रांच। जब एक मिथाइल आपका ब्रांच में होगा तो आइसो वर्ड यूज करेंगे, और जब 2 मिथाइल ब्रांच में होगा तो क्या यूज करेंगे? व्हेन 2 मिथाइल इज, तब हम नियो वर्ड यूज करते हैं, सेम कार्बन एटम पे होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? नियो और आइसो वर्ड समझ जाओगे, तो कभी भी ऐसा वर्ड आएगा तो आप पहचान लेना, नियो और आइसो। और इसी तरह का ना क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप लिखिए यहाँ तक, फिर हम क्वेश्चन करवाते हैं। जैसे मान लिया आपसे पूछ लिया लिस्ट बॉइलिंग पॉइंट, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसकी होगी, क्वेश्चन ये है। फर्स्ट मान लो हेक्सेन दिया है और नॉर्मल हेक्सेन दिया है, बी आइसो हेक्सेन, सी नियो हेक्सेन, डी हेक्सेन। बताइए किसको टिक कीजिएगा? मास ऑलमोस्ट सेम है यार, इसमें भी एक ही हाइड्रोजन कम होगा, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप किसको टिक करोगे? आप देखोगे ब्रांचिंग को देख के कि भाई ब्रांचिंग है, और अगर मैक्सिमम पूछता तो किसको बोलते हैं? हेक्सेन को। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन से उतना नहीं फर्क पड़ता है, कार्बन को देखिएगा, क्योंकि कार्बन का मास 12 होता है और हाइड्रोजन का तो 1 होता है सिंपली, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे पूछ दिया कि इस बार लिस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, और 4 ऑप्शन दे दिया। ठीक है, आपको दे दिया नॉर्मल ब्यूटेन, बी ब्यूटीन, सी आइसोब्यूटेन, डी पेंटेन। हाँ बताइए सबसे कम किसका होगा? आप कार्बन पे देखिएगा, यहाँ कितना कार्बन है? 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, ये तो 5 है जी, है कि नहीं? तो बताइए, अब बताइए इसमें ब्रांच है? नहीं। इसमें नहीं है। इसमें ब्रांच है? हाँ, तो इसकी सबसे कम होगी, जिसकी ब्रांचिंग ज्यादा होगी उसकी कम। बोलिए आप लोग क्लियर है? जैसे कैसे, कौन बताया ब्रांचिंग है? आइसो वर्ड यूज किया। तो जब भी आइसो, ये ब्यूटेन ब्यूटाइल से मत कंफ्यूज होना, ये आइसो वर्ड आए तो एक ब्रांच है तो उसका ब्रांचिंग बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो यहाँ पे हम टिक किसको करेंगे? इसको। ये पूछा हुआ था जेईई मेन में क्वेश्चन। ठीक है, और जैसे इसी क्वेश्चन में अगर पूछ दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, हाईएस्ट किसका होगा? तो ये सिंपल सी बात है, ज्यादा कार्बन है, जिसका ज्यादा होगा वो होगा, तो ये हो जाएगा 5 आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना? तो इस तरह से पूछता है, ज्यादा लिस्ट के फॉर्म में पूछता है। और लिस्ट जब भी पूछे आप सीधा सा बात किसको चेक करोगे? आप किसको चेक करोगे कि ब्रांचिंग कहाँ पे है? ब्रांचिंग कहाँ पे? ब्रांचिंग जैसे जैसे बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट वैसे से डिक्रीज होगा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम से आपका पूछता है। ठीक है, तो अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, बॉइलिंग पॉइंट मास के बढ़ने से बढ़ता है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। ठीक है, बट इस तरह के सवाल कम ही आते हैं क्योंकि डायरेक्ट आप बता सकते हो। इस तरह के सवाल आते हैं आइसोमर्स वाले। आइसोमर्स बनेंगे तो यही होगा कि ब्रांचिंग बढ़ते चले जाएंगे, जैसे जैसे ब्रांच बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट घटेगी, क्योंकि ब्रांचिंग के बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग। दूसरी बात, एक टर्म आएगा आइसो और नियो। जब जब आइसो टर्म आया मतलब एक मिथाइल ब्रांच में होगा, नियो आया तो 2 मिथाइल ब्रांच में होगा। तो हमेशा याद रखना आइसो और नियो में किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी? ज्यादा पूछ रहा हूँ, मोर किसकी? आइसो की ज्यादा होगी, कम किसकी होगी? नियो। कभी भी आपको नॉर्मल, आइसो और नियो तीनों दिया हुआ है तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम किसकी? नियो की सबसे कम, उसकी तो सबसे ज्यादा। इन केस खाली नॉर्मल और आइसो रहा तो किसकी ज्यादा? नॉर्मल की ज्यादा और आइसो की कम।
विदाउट, नहीं ना, तो ये है तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट पे क्वेश्चन। मैंने बोला अगेन कि बॉइलिंग पॉइंट पे ही एक क्वेश्चन आता है आपके, और दूसरा सॉल्युबिलिटी पे आता है। तो सेकंड लिखो सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मतलब वाटर के रिस्पेक्ट में, तो आप जानते हो अल्केन जितने हैं, एक एग्जांपल दिया ना, पेट्रोल है ना, ये सब है, क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्युबल होंगे वाटर में? नहीं होंगे, क्योंकि ये कैसे है नेचर में, नॉन पोलर। अब वाटर कैसा है, पोलर। पोलर का मतलब समझते हो, पोलैरिटी, मतलब उसमें चार्ज डेवलपमेंट, ठीक है। तो वाटर पोलर है, इसलिए इनसॉल्युबल होता है। तो ये फिर सॉल्युबल किस में होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। जैसे पेट्रोल को डीजल में मिक्स कर दो, सॉल्युबल है, क्योंकि दोनों कैसे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दोनों अल्केन में, ठीक है। तो ये बात लिख लो, अल्केन्स सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब जो लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है, जैसे बेंजीन हो गया, ये सब, क्लोरोफॉर्म हो गया, क्लोरोफॉर्म भी यही था। अल्केन्स सॉल्युबल इन, अल्केन सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, but do not soluble in water, but do not soluble in water, but do not soluble in water due to non-polar in nature, due to non-polar in nature, due to non-polar in nature। देखो जो कंपाउंड्स नॉन पोलर हैं वो पोलर में सॉल्युबल नहीं होते। रूल क्या है, लाइक डिजोल्व लाइक, जो पोलर है वो पोलर में सॉल्युबल होगा, और जो नॉन पोलर है नॉन पोलर में सॉल्युबल होता है, ठीक है। जैसे पोलैरिटी से मतलब समझो, जैसे NaCl है सॉल्ट, ये इस पे चार्ज इस तरह का आप दिखा सकते हो ना, डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये कंपाउंड्स कैसा है, पोलर है, हालांकि आयनिक बॉन्ड है लेकिन ये पोलर है। वाटर में भी क्या होता है जी, इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है वाटर का, एंगुलर या बेंड शेप। तो आप यहाँ पे देखोगे, जैसे नॉन पोलर समझ लो, फिर पोलर समझ लोगे। देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐसा लिखे, आप जानते हो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, ठीक। अब दोनों इक्वल एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन मिडिल में है, कोई चार्ज डेवलप होगा क्या, नहीं। लेकिन आपने एक टर्म पढ़ा होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, याद है इलेक्ट्रोनिटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी। और सबसे ज्यादा ना ये फ्लोरीन में होता है, फिर ऑक्सीजन में होता है, फिर नाइट्रोजन में, ये तीनों ध्यान में रख सकते हो, उसके बाद कार्बन आता है, ठीक है। तो आप बताइए, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का सबसे कम, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, तो देखो रहेगा इलेक्ट्रॉन यही, लेकिन दोनों किसके पास रहेगा ज्यादा, तो यहाँ पे स्लाइटली निगेटिव, पूरा निगेटिव दे नहीं दिया है लेकिन ज्यादा किसकी तरफ है, इसकी तरफ, तो यहाँ पे स्लाइटली निगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव। अब ये चार्ज डेवलपमेंट हो गया, इसी को क्या कहते हैं, पोलैरिटी, तो इसी को पोलर कंपाउंड कहते हैं। तो इसमें वही अब सॉल्युबल होगा जो कि पोलर होगा। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगर ध्यान से देखिएगा तो कार्बन कार्बन के ना बीच का बॉन्ड बना जी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहेंगे, मिडिल में रहेंगे, तो कोई भी चार्ज डेवलप होगा ना, तो इलेक्ट्रॉन की इधर शिफ्टिंग हो रही है ना इधर शिफ्टिंग हो रही है, बी मिडिल में रह रहा है, तो ये कंपाउंड्स कैसे होंगे, नॉन पोलर। बताओ तो ये मैंने दिया तुम्हें, ये कंपाउंड कैसा होगा, पोलर की नॉन पोलर। यहाँ पे क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन, या फ्लोरीन ले लो तो अच्छा सा, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा होगा तो इधर इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ये माइनस ये प्लस, तो ये पोलर फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। ये आपको क्लोरीन दूंगा तो आप बाद में पढ़ोगे क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म वाटर में सॉल्युबल होता है क्योंकि पोलैरिटी जनरेट हो जाती है। लेकिन फिलहाल इनकी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, अल्केन की। तो अल्केन कैसा है, नॉन पोलर, इस कारण से वाटर में सॉल्युबल नहीं है। बोलिए यहाँ तो कोई दिक्कत, इसमें कोई खास सवाल नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी सॉल्युबल नहीं है। सॉल्युबल होता तो कंपेयर करते कि दो तीन कंपाउंड दे दिया कौन ज्यादा सॉल्युबल, जैसे यहाँ बॉइलिंग पॉइंट में हमने कंपेयर करके निकाला, ठीक है। तो यहाँ तक ही हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में यही दो टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में ज्यादा आ सकते हैं। अब आप होमवर्क लिख लीजिए,
एनसीईआरटी इस बुक से दे देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में एनसीईआरटी बुक लेके आइएगा, कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा और बना के भी लाइएगा। एनसीईआरटी बुक का हाइड्रोकार्बन चैप्टर पे जाइएगा और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आप बना सकते हो। नहीं 1 छोड़ दो, 1 तो मैकेनिज्म है, 2, 3 बना सकते हो। 2 में नोमेनक्लेचर है, 3 में आइसोमर्स बनाने, जो अभी बनाए ना सी, इसका C5H12 का इस तरह का है। और फिर आप बना सकते हो क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपने पढ़ा होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर, पढ़े हो ना, सिस और ट्रांसफॉर्मेशन, तो सिस और ट्रांसफॉर्मेशन का वो क्वेश्चन है, तो वो आप बना सकते हो। ठीक है, आप बनाइएगा क्योंकि आप पढ़े हुए हो। उसके बाद आप 14 और 15 भी बना सकते हो, 14 और 15। इसके बाद मैंने आपको नेक्स्ट पिछले क्लास में 21 दिया था होमवर्क, बनाए थे। 21 में वही पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उस पे क्वेश्चन है 2 मिथाइल ब्यूटीन से क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो वो आप देखिएगा वहां पे 21। और लास्ट क्वेश्चन 25 भी आपको होमवर्क में दिया था, बनाए थे। 25 याद है क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ किसका, वर्ज रिएक्शन, या अनसिमेट्रिकल कार्बन को क्यों नहीं प्रिपरेशन कर सकते हैं, किसके द्वारा, वर्ज रिएक्शन के द्वारा, ये बताया था। तो क्या रीजन था बताइए, हाँ, इट गिव्स मिक्सचर ऑफ अल्केन विच इज डिफिकल्ट टू सेपरेट, तो ये था। तो ये बनाए थे आप लोग क्वेश्चन, नहीं बनाते हो आप लोग, है ना, तो आप बना के लाइएगा, इस बार लिख दिया हूं, और कल बना के लाइएगा, बुक भी लेके आइएगा, ठीक है, तब हम डिस्कस करेंगे। और ये सब चीजों को बार बार रिकॉल कीजिएगा, तो एग्जाम में ऑटोमेटिक आपको याद रह जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल आप लोग बुक्स भी लेके आइएगा, और ये इसको हम आगे कल नेक्स्ट क्या करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन। ठीक है, वीडियो को स्टॉप कर दें।